पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव फिटिस। एक दिन का अंतराल, क्योंकि बुखार ने पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। अजीत जी बिहार में है पारिवारिक कारणों से। इस बार चुनाव को देखने नहीं आए हैं, कुछ परिवार का काम है, इसलिए चंपारण की धरती पर है। और देखिए, आज तारीख है 18 और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। हम लोग वैसे पत्रकारों में नहीं है जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हम लोग वैसे लोगों में हैं जो अपने सुधी दर्शकों के लिए सच्ची खबर बताते हैं और कंफ्यूजन से दूर जाते हैं। अब भी कई लोग ख्याली पुलाव बनाने में लगे हैं। अचानक क्यों संजय झा और ललन सिंह चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली चले गए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई तकरार नहीं है। नीतीश कुमार ही शपथ ले रहे हैं और हम लोगों ने चुनाव के बीच में भी कहा था कि नीतीश कुमार सबसे मजे में है। तो नीतीश कुमार पटना में बैठे हैं, बाकी सभी को शपथ दिलाने पटना आना है। देखिए, बाकी औपचारिकताएं हैं। नीतीश कुमार ने मंत्री परिषद के सदस्यों की सूची जो जेडीयू के मंत्री बनने वाले हैं वह फाइनल कर दी है और वह सूची ललन सिंह और संजय झा को सौंप दी है। अब देखिए, सामाजिक संतुलन बैठाना होता है, तो अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब यह समन्वय है। बाकी सहयोगियों को भी साथ लेना है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। तो नीतीश कुमार को लेकर कोई संदेह नहीं है, किसी संदेह में मत फंसिएगा। वैसे चैनल यदि आपको मजे लेने के लिए देखना है, जो रोज सरकार गिराती है, रोज सरकारों को गिरा देते हैं और रोज नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के पास भगा देते हैं, तो मजे लेने के लिए देखते रहिए। उनके बारे में हम सभी को कुछ नहीं करना है। देखिए, 14 तारीख को नतीजे आए, आज 18 तारीख हो गए हैं। तेजस्वी यादव अब तक मीडिया के सामने नहीं है। क्या उनके घर में चल रहा है बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतनी हड़बड़ी जरूर थी कि भले ही जेडीयू के विधायक दल की बैठक न हुई हो, बीजेपी के विधायक दल की बैठक न हुई हो, लेकिन अपने यहाँ कोई गड़बड़ न हो जाए इसके पहले वह नेता प्रतिपक्ष, मतलब नेता प्रतिपक्ष बनने को राजद विधायक दल का नेता बने। अब देखिए, प्रशांत किशोर भी आज आ गए मीडिया के सामने। उन्होंने माफी मांग ली अपने जो उन्होंने हिसाब लगाया था और कहा कि बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे। 20 तारीख को भिटिहरवा आश्रम में होंगे, वहां वह उपवास करेंगे। और देखिए, मुझे यह देखकर भी बड़ी हैरत हो रही है कि प्रशांत किशोर का मजा यदि जेडीयू बीजेपी वाले ले रहे हैं तो ठीक है, उन्हें लेना चाहिए, लेकिन ये आरजेडी वाले भी प्रशांत किशोर का मजा ले रहे हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। तो कुल मिलाकर जमा तौर पर आज की स्थिति यही है। बाकी टिप्पणी अजीत जी की। देखिए ज्ञानेश्वर जी, दो आपने तीन बातें कही, इसमें तीन सवाल। एक तो नई सरकार के गठन का मामला है, नीतीश कुमार की शपथ का मामला, दूसरा तेजस्वी यादव का मामला, तीसरा प्रशांत किशोर का मामला। और यही तीन प्लेयर थे चुनाव में। हम सब लोग जानते हैं कि इन्हीं तीन प्लेयर्स के बीच में सारा मुकाबला था। एक एक करके हम लोग तीनों मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री हो रहे हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे गांधी मैदान में, इसमें कोई कंफ्यूजन पहले दिन से नहीं था। और हम लोगों ने चर्चा में पहले दिन कह दिया था, उसमें जो भी पॉलिटिकल नुआंसेज को समझते हैं उनके लिए वो लाइन थी कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि सुशासन की जीत हुई है। तो सुशासन और विकास की जीत, सुशासन का मतलब नीतीश कुमार होता है। मतलब नीतीश कुमार की जीत हुई है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें दूसरा कोई भी समीकरण बैठाने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह से जोड़े जा रहे थे कि कितना कुशवाहा जीता है, कितना कुर्मी जीता है, कितना नीतीश कुमार प्रेशर डालेंगे। इन सब की कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। एक पहले दिन से कोई संशय नहीं था। अब आपने कहा कि कल चार्टर्ड फ्लाइट आया, क्यों संजय झा, ललन सिंह गए चार्टर्ड फ्लाइट से अचानक, ये देख रहे थे लोग। आज हमको किसी ने कहा कि सुनील बंसल किस लिए पटना भेजे जा रहे हैं, 4 दिन के लिए पटना आ रहे हैं सुनील बंसल, तो किस लिए आ रहे हैं? बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और बड़े पावरफुल जनरल सेक्रेटरी हैं, तो किस लिए जा रहे हैं? तो ये तमाम इस तरह की अटकलें लोग लगा रहे हैं। भाई, सरकार गठन के समय 20 तरह की बातें होती हैं, 20 तरह के काम होते हैं, वो सब काम चल रहे हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में भी ऑब्जर्वर की जरूरत होती है। उसके बाद अपने विभागों के बंटवारे, मंत्रियों के नाम तय करने में बहुत तरह के समीकरण होते हैं जो बनाने बिठाने पड़ते हैं। और बीजेपी तो एक चुनाव जीतती है और अगले चुनाव की तैयारी उसकी शुरू हो जाती है। इसलिए बीजेपी कौन सा काम किस लिए कर रही है ये बाद में समझ में आता है लोगों को। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो रहे हैं और
उन्होंने अपना मंत्रिमंडल जैसा आपने बताया बना दिया है और उस सामाजिक समीकरण के हिसाब से बाकी सब लोगों को डिसीजन करना है। उसमें थोड़ी बहुत जो दबाव की राजनीति होती है वो आप भी जानते हैं। दबाव की राजनीति नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर के है कि एक मिनिस्टर बीजेपी का ज्यादा बने, चूंकि इधर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार, तो उनका 15 बने, इनका 14 बने। अब इस बात को लेकर के है स्पीकर किसका बने। स्पीकर जो है एक आम धारणा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का ही स्पीकर बनेगा, लेकिन एक और उसमें बात ये आ गई कि बीजेपी होम मिनिस्ट्री मान लीजिए चाह रही है कि होम चाहिए। बिल्कुल ये बात है जी, होम चाहिए बीजेपी को, तो जेडीयू के तरफ से एक दबाव के लिए एक दूसरा दाव चल दिया गया कि भाई स्पीकर हमको चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी जेडीयू के तरफ से कहा गया कि स्पीकर के लिए जो समूचे 243 विधायकों में जो सबसे योग्य सक्षम विधायक हैं वो विजय चौधरी हैं। स्पीकर रह चुके हैं, उनको अनुभव है, तो हमको स्पीकर दीजिए, हम विजय चौधरी को स्पीकर बनाएंगे। बनाना नहीं है, स्पीकर रखना बीजेपी को ही है। लेकिन जब इस पर बातचीत होगी तो ये कहा जाएगा कि चलिए भारी मन से हम स्पीकर छोड़ रहे हैं, होम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो होम हमेशा सीएम के साथ रहता है, सीएम के साथ अटैच रहता है। फिर भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि भाई दिल्ली में होम जो है रेखा गुप्ता ने नहीं रखा है, दिल्ली में होम जो है आशीष सूद के पास है, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, दूसरे मंत्री हैं, उनके पास होम है। फिर जेडीयू का तर्क है कि भाई वहां पुलिस थोड़े होम के अंडर में होती है, पुलिस तो सीधे भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन होती है। तो ये सब जो दबाव की राजनीति होती है, ये एक एक चीज अपना, हर आदमी अपना पाउंड ऑफ फ्लेश लेना चाहता है, सब अपने हिस्से का कुछ अपना बढ़वा लेना चाहते हैं। ये सीट बंटवारे में भी हम लोग देखे हो ही रहा था। तो उस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन वो बड़ा नेचुरल वे में वो सब चीजें हो रही हैं और बैठ के लोग, कल रात में भी इतनी बैठकें दिल्ली में हुई हैं, तो वो सब सुलझाया जा रहा है। उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है, किसी चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं। तो एक तो ये बहुत सिंपल सी बात है, तथ्यपरक बात है। अब राजनीति की बात कर, बाकी दोनों की बातें राजनीति से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव की बात और प्रशांत किशोर की बात वो राजनीति से जुड़ी हुई बात है। तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई, हमको लोगों ने कहा, आपको भी कहा होगा कि 17 तारीख को बैठक है, कल मतलब आज कांग्रेस पार्टी की बैठक थी, 17 तारीख को मतलब राष्ट्रीय जनता दल की बैठक होगी, जिसमें जीते हुए विधायक भी आएंगे, हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है कि हार की समीक्षा करनी है। तो हमने तो सोचा ही नहीं था कि हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में आप विधायक दल की बैठक करके अपने को नेता चुनवा लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं नेता चुने जाने की, अभी कोई। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया पार्टी की तरफ से कि हम नेता प्रतिपक्ष का दावा करेंगे। भाई आपके पास 25 एमएलए है, तो आप स्वाभाविक रूप से आपको नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा, इसमें दावा क्या करना है। अगर एक सीट कम हो गई, अगर 24 होती तब भी मिल जाता आपको, लेकिन उसमें टेक्निकल एक मामला अटकता कि 243 का 10% हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल 24.3 होगा तो उस आधार पर स्पीकर आपको रोक सकता है। 23 होती, जैसा 22 होता 2006-10 की तरह, तो फिर आपके लिए चिंता की बात है कि आप नहीं हो सकते थे। लेकिन पूरा गठबंधन को जोड़ करके तब आप दावा करते कि सारे गठबंधन के आप नेता है। जैसा हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में गठबंधन की बैठक हुई और जो महाविकास आघाड़ी है अपोजिशन का, उसने सबने मिला करके अपनी तरफ से नेता प्रतिपक्ष के पद का दावा किया। तो वो स्थिति भी नहीं थी। फिर किस बात की हड़बड़ी थी कि आपने जो समीक्षा की बैठक बुलाई, उसमें प्रस्ताव पास करवाया, प्रस्ताव पास करा करके और आप नेता बन गए और स्वीकार भी कर लिया। ऊपर से खबर आई, दबी जुबान में कहा गया कि वो नहीं बनना चाहते थे। अगर कोई नहीं बनना चाहता है तो कोई उसको नहीं बना सकता है। बिल्कुल भाई आप नहीं बनना चाहे तो कौन बना देगा। आप पार्टी के सुप्रीमो हैं, सर्वोच्च हैं, आपको अभी कोई चुनौती है नहीं। तो आप बनना चाहते थे, आपने इसलिए भाई वीरेंद्र ने प्रस्ताव रखा और आप बनना चाहते थे, आपने तुरंत लपक के उसको स्वीकार किया और पार्टी की तरफ से कहा गया कि अब आपको स्पीकर के सामने इसका दावा पेश किया जाएगा। अब सोचिए ज्ञानेश्वर जी कि अभी विधानसभा गठित नहीं हुई है, विधानसभा की बैठक आहूत नहीं की गई है, स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि स्पीकर के सामने दावा करेंगे कि हमको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। भाई स्पीकर का चुनाव हो जाने देते। बिल्कुल 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 हो जाता, फिर आप उसके सामने दावा करते हो। तो स्पीकर भी नहीं है। तो अच्छा, शपथ होनी बाकी है, अभी तो प्रो टेम स्पीकर आएंगे, शपथ होगी, स्पीकर का चुनाव होगा, फिर आप नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। भाई क्या बिगड़ रहा है नेता प्रतिपक्ष बने बिना। 4 साल नेता प्रतिपक्ष नहीं था बगल के झारखंड में, जब हेमंत सोरेन की इसके पहले वाली सरकार में 4 साल नेता प्रतिपक्ष नहीं था। हरियाणा में 1 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष चुना गया, 1 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था, जबकि 90 की असेंबली में मुख्य विपक्षी पार्टी के पास 38 विधायक थे, मतलब लगभग बराबरी का मुकाबला है। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष नहीं था 1 साल तक। अब आप नेता प्रतिपक्ष के नाते कितनी देर तो आप हाउस अटेंड करते हैं, आपका हाउस से ज्यादा मन हाउस के बाहर लगता है, हाउस भी कम ही अटेंड करते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष चाहिए है क्योंकि उसके साथ बहुत सारे प्रिविलेजेज हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं, वो आपको चाहिए है, वो मिल भी जाता, उसकी हड़बड़ी नहीं करनी थी। अब सवाल है कि क्यों हड़बड़ी की ज्ञानेश्वर जी। जी बिल्कुल, हड़बड़ी का मतलब है कि आप अभी भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अभी भी आप इतनी
इसमें बल्कि ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगे, ज्यादा असुरक्षित अपने को महसूस करने लगे, क्योंकि आप इस घोड़े पर सवार थे, 80 सीट वाले घोड़े पर सवार थे, 22 सीट वाला दौर तो देखा नहीं है इन्होंने। बिल्कुल जब बिल्कुल। ज्ञानेश्वर जी 15 साल पहले 22 सीटें आई थी तो ये 20 साल के थे, 21 साल के थे, जी। तो इन्होंने वो दौर तो इनके माँ बाप ने झेला है। आप तो आए, शुरुआत हुई आपकी 80 सीट से, दूसरी बार आपको 75 सीटें आई, तो आपने कभी इसका स्वाद नहीं चखा था, इस तरह की पराजय का, इस तरह की हार का आपने स्वाद नहीं चखा था, तो आप बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, आपको लग रहा है कि क्या पता क्या हो जाए, क्योंकि ये खबर फैल गई कि इनके विधायक जेडीयू में जा रहे हैं, ये भी हुआ कि इनके विधायक इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये खबरें कौन उड़ा रहा था कि इनके विधायक इस्तीफा दे सकते हैं? भाई इस्तीफा देना होता है। राजद कार्यालय के भीतर ऐसी बातें लोग राजद के समर्थक ही मीडिया वालों से कर रहे थे कि सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और देखिए एक बहुत बड़ा मजाक, देखिए जब विधायक दल की बैठक हुई या हारे हुए जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई, उसके बाद बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं सुनील कुमार सिंह राजद के खाते से, जो नेपाल और पाकिस्तान बनाने की, बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर फिर एक पोस्ट लिखा, पार्टी परिवार से नहीं बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से चलती है। तेजस्वी यादव जी का डोटो, बताइए इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? राजद के बारे में कोई कहे कि परिवार नहीं कार्यकर्ता, तो नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए भी तो परिवार ही दिखा। देखिए विडंबना है क्या, आयरनी है, वो जो कहावत कहते हैं लोग कि भाई आयरनी भी डूब के मर जाए, विडंबना भी डूब के मर जाए, आप ऐसी बात कर रहे हैं। परिवार के कारण तो नेता बने हैं। आजकल तो मैं कबीर दास जी को, रहीम को पढ़ रहा हूँ। तो उसी तरह की उलटबासी हो गई ना, ये जैसे कबीर दास की उलटबासियां होती हैं कि भाई तेजस्वी यादव तो परिवार के कारण ही है। बिल्कुल, परिवार के कारण, परिवार के अलावा दूसरी क्या योग्यता है? दूसरी कोई योग्यता नहीं। आप परिवार के कारण ही आरजेडी के नेता बने हैं, या नेता प्रतिपक्ष बने हैं, या मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने थे, वो परिवार के नाते ही बने थे। इस नाते बने थे कि आप लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं, इसके अलावा दूसरी किसी योग्यता से थोड़े बने थे। अगर उसके अलावा दूसरी योग्यताएं देखी जाए तो आप ही की पार्टी में कितने नेता आपसे ज्यादा योग्य हैं, बैठे हुए हैं, आपके हाँ जी आपके कर रहे हैं, इस तरह के पोस्ट लिख रहे हैं। अब ये इसके बाद एक खबर प्लांट की गई कि पार्टी के मामले में परिवार का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे तेजस्वी यादव। इसी पोस्ट के बाद ये बात कही गई। बिल्कुल। तो आप मतलब पार्टी और परिवार अलग अलग करने जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी करना है आपको, तो सबसे पहले आपको पद छोड़ना होगा, आपको हटना होगा, आपको कोई दूसरा नेता बिठाना होगा परिवार का दखल हटाने के लिए, आप परिवार का दखल समाप्त करने के लिए। तो वो करना नहीं है। परिवार के कारण ही पार्टी है, और पार्टी और परिवार दोनों एक ही है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ ये बात जो कही गई है, ये एक इनसिक्योरिटी परिवार को लेकर के भी हो गई। अब बताइए, देश के दूसरे तमाम नेताओं में परिवार एक ताकत है, यहाँ परिवार कमजोरी बन गई। यहाँ परिवार को लेकर के आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने को, अपने भाई बहनों को लेकर के, अपने माता पिता को लेकर के आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये तो एक स्टेप ज्यादा की बात हुई। पार्टी के अंदर आप इनसिक्योर हो गए, परिवार के अंदर आप इनसिक्योर हो गए, गठबंधन के अंदर आपकी पोजीशन इनसिक्योर हो गई, और उसके बाद आप फिर किस तरह से बिहार की राजनीति करेंगे? देखिए, आप प्रशांत किशोर पर हम लोग आएंगे, लेकिन अभी यहाँ जिक्र कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर आएंगे। इसके पहले देखिए मनाना तो यह चाहिए कि भाई होम भी नीतीश कुमार के पास ही रहे। यदि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति के पास होम आ गया, तो फिर जो जितने हैं इफबट वाले, जो यूपी से भी आए हुए हैं, जिनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ का एक्शन होता रहा है, तो फिर यदि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति के पास यदि होम आया, तो फिर तो बहुत ही और भी ज्यादा आफत आने वाला है। अरे बहुत आफत आ जाएगी। एक तो देखिएगा कि देश का होम किसके पास है। बिहार का होम अगर उनके पास आ गया, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आरजेडी के बहुत सारे नेताओं के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये लोग तो मना रहे होंगे कि वैसा कुछ नहीं हो, नीतीश कुमार के साथ के पास रहे तो जैसा अभी चल रहा है सब ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो इनसिक्योरिटी है ज्ञानेश्वर जी, हम उसकी बात कर रहे थे कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हमको जितनी ताकत, हम उस पर डिटेल बाद में बात करेंगे, हम लोग उससे दुगनी ताकत से आप हमको काम करते देखिएगा। बिल्कुल। तेजस्वी यादव को इस तरह का कोई संबोधन बिहार के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। बिहार के लोगों के जो जानना चाह रहे हैं लोग, या उनके मन में जो कुछ भी है, वो क्यों नहीं आकर के कह रहे हैं साहब? इसमें क्या ऐसी बात है जो आप हारना कोई बड़ी चीज नहीं है। भाई तेजस्वी लालू यादव जब 22 सीट पर आ गए थे, उसके बाद भी नीतीश कुमार के साथ राजनीति एक नया समीकरण बना, और 80 सीट पर गए ना, 2 बार सबसे बड़ी पार्टी बने। तो 1995 में नीतीश कुमार ठीक बात है, सिर्फ 5 सीटें जीते थे, 6 सीटें आई थी उनको 324 के विधानसभा में, और अभी 26 सीट पर ये रो रहे हैं। नीतीश कुमार 36 सीटें आई थी 2000 के चुनाव।
जब वो 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, सिर्फ 36 सीटें थी उनके पास। तो ये वो ऐसी स्थिति में भी नेता को तो सामने आकर के बात करनी चाहिए है, लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाना चाहिए है, उनको अपने नेताओं को भरोसा दिलाना चाहिए है, जो समर्थक हैं उनको भरोसा दिलाना चाहिए है। तो ये एक बार एक दिन ऐसा था कि आप नतीजों के 2 दिन पहले एकदम बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बनाने के लिए तैयार थे, और उसके बाद जब चुनाव हार गए तो आप मुंह सी करके बैठ गए। आप आकर के आपकी जो शिकायतें हैं, जो शिकायतें वहां कही जा रही हैं, चैलेंज करने की बातें हो रही हैं, ये बातें ऑफिशियली आकर के करनी चाहिए, तेजस्वी यादव को आकर के बात करनी चाहिए, और चुनाव की समीक्षा के जो समीक्षा हुई है उसको आकर के जनता के सामने रखना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं रखा है। इस अभी हड़बड़ी जो दिखाई है उसके पीछे क्या ये लग रहा है कि उनकी पार्टी में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो सकती है कि वो शायद नेता न भी बन पाए? ऐसी बात है क्या? कोई ऐसी सोच है? ये तो लोगों में चर्चा तो शुरू हो गई कि आपने क्यों इतनी जल्दीबाजी की। क्या ये हो सकता है? और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 विधायक किसी दिन आपके इस्तीफा दे दें। अगर 2 विधायक आपके इस्तीफा दे दें तो फिर तो आप तो नेता प्रतिपक्ष बनने से रहे, आप तो बन नहीं पाएंगे नेता प्रतिपक्ष। और उन 2 विधायकों का नाम भी तैर रहा है, उन 2 विधायकों का नाम भी तैर रहा है ना मार्केट में। तो 2 विधायक मान लीजिए इस्तीफा दे दें, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई यदि उपचुनाव होता है और मैं एनडीए का उम्मीदवार होता हूँ तो क्या होगा, पता है ना इस तरीके की उनको पता है। तो वो छोड़ सकते हैं, मजे आराम में छोड़ सकते हैं सीटें, और छोड़ देंगे तो आप नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे। बिल्कुल। तो क्या इस हड़बड़ी में थे कि अभी नेता प्रतिपक्ष बन जाए? अभी तो बन नहीं सकते हैं जब तक स्पीकर नहीं होंगे और स्पीकर आपको मान्यता नहीं देंगे। तो ये ऐसे ही आप अपने जो नेता चुन के आए हैं, जो विधायक हैं, एक तो उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको भरोसे में लीजिए ना, उनको यकीन दिलाइए कि अभी आप में कुछ जज्बा, आप में कुछ दम बाकी है। बिल्कुल। तो आप तो सरेंडर करते दिख रहे हैं, अपना दम दिखाई नहीं रहे हैं। दम दिखाइए, हिम्मत दिखाइए, बताइए, भरोसा दिलाइए कि अगली बार हम लोग बहुत कमाल करेंगे, अगली बार चुनाव जीत करके आएंगे। 13 तारीख की रात को आप आकर के बिहार के तमाम अधिकारियों और प्राधिकारियों को भयभीत कर रहे थे। आज आप अपने कार्यकर्ताओं को हौसला तो दीजिए कि मैं हारा हूं लेकिन मैं हूं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर आए, उन्होंने कहा हाँ मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलत सोचा, लेकिन मैं बिहार छोड़कर जाऊंगा नहीं, दुगनी ताकत से, जो आप कह रहे थे कि 20 तारीख को जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उस दिन मैं भितिहरबा आश्रम होऊंगा, क्योंकि मैं गांधी को मानने वाला हूं, और जब तक बिहार को बदलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतना जज्बा तो दिखाइए आप भी। वही तो, ये जज्बा तो दिखाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बन गए आप, तो नेता प्रतिपक्ष का कुछ आचरण भी तो करिए। बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष बन गए तो नेता प्रतिपक्ष का आचरण करिए, लेकिन आप आचरण नहीं कर रहे हैं। आप किसी चीज के लिए माफी नहीं मांग रहे हैं। ये आपको माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए आकर के कि आपके लोगों ने कहा था कि बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे बिहार को, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप में वो हिम्मत भी नहीं है। विधान परिषद की बहुत सारी सीटें खाली हो रही है, तो जो 2 इस्तीफा देंगे वो वहां भी सामंजित हो सकते हैं। वहां भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, और उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति लड़ जाएगा विधानसभा का चुनाव। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो इस खतरे में है, इस आशंका में है, तो उस ऐसी स्थिति में तो ज्यादा अच्छा होता कि आप बनते ही नहीं, अपने को चुनवा ले, और बन नहीं पाए तो वो तो ज्यादा अपमानजनक बात होगी। तो आप इंतजार करते, जो होता सो देखते। आप देखिए, तेजस्वी यादव का जो दर्जा हो गया है, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, और उनकी 36 साल की उम्र है। इस उम्र में वो बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, कद बहुत बड़ा हो चुका है। किसी चीज के लिए आपको बेचैन होने, घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहते थे कि हम संघर्ष करेंगे, हम सड़क पर लड़ेंगे, हमको छोटा घर मिलेगा, हम उसी घर में रहेंगे, लेकिन यहाँ तो लालच बड़े बंगले का भी है, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का भी है, दर्जे का भी है। आप कहते थे कि हम सरकार बंगला नहीं लेंगे। मैंने वही बात सुबह कही अजीत जी कि देखिए, आप ललन सिंह और संजय झा की जाति पर मत जाइए, यदि उनकी जाति से आप नफरत करते हैं। केवल आप यह सोचिए कि नीतीश कुमार राजा और उनके साथ सेनापति कैसे कैसे लोग हैं। जब आपको लड़ना था तो क्या आपके पास संजय झा और ललन सिंह जैसे 2 सेनापति भी थे? और जो 2 सेनापति यदि सोच लीजिए आपके पास थे, क्या उनकी क्षमता, नीतीश कुमार से छोड़िए, नीतीश कुमार से आपको लड़ना था, ललन सिंह और संजय झा की रणनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति से लड़ने की ताकत कोई रखने वाला था आपके पास? तो था ही नहीं, तो फिर आप लड़ते कैसे? देखिए ज्ञानेश्वर जी, तो कोई लड़ाई नहीं होनी थी। जो चाणक्य कहे जा रहे हैं, तुम लोग को आपने जिम्मा दिया था, स्ट्रेटजी बनाने का जिम्मा, वो दूसरे कामों में लगे थे। बिल्कुल, वो तो दूसरी सेटिंग प्लॉटिंग में लगे हुए थे। इसको काट दो, इसको दे दो, इसको उठा दो, इससे ये ले लो, उससे वो ले लो, उससे वो कमिट करा लो, और ऐसी ऐसी कहानियां खुल के आ रही है। ज्ञानेश्वर जी, आप तो, आपके पास ज्यादा खबरें आती हैं, ये कैसी कैसी खबर आ रही है कि कहाँ राजस्थान में क्या हुआ, तो दिल्ली में क्या हुआ, तो हरियाणा में क्या हुआ, इस तरह की बातें हो रही है। तो ये कोई जो जिसको लड़के और जीतने का जज्बा होगा, उनके यहाँ ऐसी चीजें थोड़ी होंगी। बिल्कुल। और
फिर परिवार में लोगों से लड़ाई की आपने, गठबंधन में लोगों से लड़ाई की, पार्टी के भीतर इसको निपटाओ उसको निपटाओ, इस तरह के तमाम काम हुए और उसके बाद आप चुनाव हार गए। और चुनाव हार गए तो उसके बाद भी ये नहीं कि कोई हौसला दिखाएं, हिम्मत दिखाएं, बहादुरी दिखाएं, आगे सड़क पर लड़ने का ऐलान करें कि हम आगे 5 साल लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। तो आप इस उम्मीद में, हमेशा इस उम्मीद में रहती है आरजेडी कि ये लोग जाएंगे ही कभी ना कभी, तो हम आ जाएंगे, मतलब इन लोग तो जब जाएंगे तो हम आ जाएंगे। तो अब नहीं होने वाला, वो लोग कहीं नहीं जाने वाले। नीतीश कुमार हो सकता है चले जाएं कि बैठ जाएं या रिटायर हो जाएं, उम्र उनकी और 80 साल हो जाएगी अगले चुनाव तक। बीजेपी कहीं नहीं जा रही है, बीजेपी कहीं नहीं जा रही है। बीजेपी का जो फुटहोल्ड हो गया, जो मजबूत जो जमीन, जो पैर बीजेपी का जम गया सो जम गया, वो बीजेपी कहीं नहीं जा रही है। उसके लिए एक बड़ा रास्ता बन गया। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है पहली बार, और एक दिन में नहीं बनी है बीजेपी, एक दिन में नहीं बनी है बीजेपी। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो आप अपनी पोजीशन को बीजेपी गंवाएगी नहीं, उससे आपको अब लड़ना है। अब नीतीश कुमार से आगे एक स्टेप लड़ने की आपको सोचना चाहिए। तो आप इसमें पड़े हुए कि हम कैसे नेता प्रतिपक्ष बन जाए, और फिर उनके जो पर्क्स और प्रिविलेजेज हैं वो हमको कैसे मिले, आप ये सिक्योर करने में लगे हैं, तो आप नहीं लड़ाई लड़ सकते। और परिवार में जो आपके कलह हुआ है, जो चीजें खबरें सामने आई हैं, आपने वैसे ही एक बड़ी बैटल, बड़ी लड़ाई आपने गंवा दी है। लड़ाई लोगों के दिलों में और दिमाग में चलती है 5 साल, लोग सोचते रहते हैं चीजों को, बातों को। तो आपने जिस तरह की बातें की है, और उसके ऊपर से आपके समर्थन में जो लोग बेहुदा बयान देने आ रहे हैं कि बेटी जो है सो बाप के घर में क्यों थी, तो इस तरह की बातें जो है, इससे खराब बयान नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि जो लोग ये बयान दे रहे हैं और जो लालू यादव के करीबी भी हैं, कम से कम लालू यादव के परिवार के जिम्मेवार लोगों को उन्हें इस तरीके का बयान देने से रोकना चाहिए, क्योंकि इससे और ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और देखिए बेटियां, देखिए मुझे दिल्ली के एक बड़े प्राधिकारी ने फोन किया कि इस तरीके की बयानबाजी से कि शादी के बाद मायके में बेटी रहती है क्या, या बेटी का कोई हक रह जाता है क्या, इसके बाद तो वह नीतीश कुमार जिन्होंने पहले से ही महिला कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप कर रखी है, महिलाओं मतलब बिहार ही नहीं पूरे देश की महिलाओं के मन में लालू परिवार ने अपनी इज्जत गंवा दी है। हाँ, गंवा दी आपने। जो आप है नहीं, वैसे भी नहीं है आप। हम लोगों ने तुलना की थी चुनाव के समय में कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में 50% से ज्यादा 60% 70% महिलाएं होती हैं, और आरजेडी की सभा में 5% भी महिला नहीं होती है। तो पहले ही आपने एक पोजीशन गंवा रखी है। महिलाओं का सद्भाव आपके प्रति नहीं है। जाति के आधार पर एक महिला का वोट आपकी जाति के आधार पर मिल जाता हो, आपके समीकरण के आधार पर मिल जाता हो, मुस्लिम यादव का वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल महिलाएं आपको वोट नहीं करती हैं। और इस तरह के बयान और इस तरह की घटनाओं के बाद, देखिए जिस दिन ऐश्वर्या राय को घर से निकाला गया था, उसका भी बड़ा इंपैक्ट हुआ था महिलाओं पर। ये लोग असेस नहीं कर पा रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं पूछता है जाकर के सर्वे करने वाला, लेकिन महिलाओं की साइकी पर, उनके मनोविज्ञान पर इसका बड़ा असर हुआ था। जब जैसे राबड़ी देवी को बनाया था, तो उसका एक पॉजिटिव असर हुआ था कि भाई राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुई तो महिलाओं का एक लगा कि इंपावर्ड हो रही है कोई महिला। आपने उस पहली घटना हुई, फिर दूसरी घटना हुई, और दोनों बार बहू भी टारगेट हुई। भाई बहू तो घर में रहती है, मान लीजिए बेटी का घर अगर नहीं है तो बहू का तो घर है, तो आपने तो बहू को भी निकाला, बेटी को भी निकाला, फिर किसका घर है? तेजस्वी यादव का घर है सिर्फ। बिल्कुल। तो ये जो मैसेज गया है, ये बहुत खराब मैसेज है, और उससे बड़ा नुकसान इन लोगों को आगे भी होता रहेगा। वो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, हम लोग बार बार दोहराते रहे, हम तो 100 जगह बोल चुके, 2,51,64,000 महिलाओं ने वोट किया बिहार। जी बिल्कुल बिल्कुल। पुरुषों के मुकाबले 4,32,000 ज्यादा वोट किया है, जबकि 42,000 कम वोट है उनका। मतलब एक्चुअल टर्म में देखिएगा तो 46 लाख महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, और आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपकी कोई सोच में ही नहीं है। चलिए राजद से इधर चलते हैं, जो होना है सो हो गया। राजद से इधर चलते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है दुगनी ताकत से लड़ेंगे, बिहार में ही रहेंगे, बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे। तो देखिए अब तेजस्वी यादव का डाउनफॉल, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम बिहार में रहेंगे और बिहार में जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। और उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हमने जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों पर बहस जरूर हुई, चुनाव भले हम हार गए। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का भविष्य क्या देख रहे हैं, क्योंकि उनके एक भी विधायक विधानसभा के भीतर नहीं है, लेकिन क्या सड़कों पर लड़कर, मुद्दों को लड़कर वह बिहार में विपक्ष की भूमिका अदा कर पाएंगे, या फिर जी नहीं करेंगे? ज्ञानेश्वर जी, हमसे बार बार पूछा जा रहा था, जब वो चुनाव जिस दिन नतीजे आ रहे थे, कई लोगों ने पूछा कि प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे। प्रशांत किशोर ने तो कहा था कि नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें आएंगी तो राजनीति छोड़ देंगे। हमने कहा कि ये सब बातें जो है एक नेता का बयान है, वो कोई शपथ लेकर के, हलफ उठा करके कोर्ट में नहीं बयान दे रहे थे, कोई पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे थे वो, कि ये नेता का बयान है। नेता कहता है कि इनको 4 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, ये तो पूरी तरह से हार रहे हैं। सारे नेताओं ने कहा, कम नेताओं ने थोड़े कहा। तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं,
मैंने तो आज अब नहीं सुबह बोला। बात मैंने आज सुबह बात की थी अजीत जी। मैंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बातचीत नहीं की। जब चुनाव की घोषणा हुई तो हमने बातचीत नहीं की थी। मैंने सुबह प्रशांत किशोर को फोन किया। पहले तो उन्होंने नहीं उठाया, फिर लेकिन उन्होंने फोन किया। हमने पूछा टूटे नहीं है ना, मेरा सवाल यही था। तो उन्होंने कहा प्रशांत किशोर टूटने का नाम नहीं है ज्ञानेश्वर जी, हम रहेंगे और आपको दिखाएंगे। बस इतना ही हाँ, कह सकता हूँ। फिर इसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नहीं वो सब हम लोग उनके बारे में जान रहे हैं, और हम आपके साथ भी बातचीत में कहा है कि वो एक नेता का बयान था और उसको उसी रूप में लेना चाहिए। उसको पकड़ नेता जी के चुनाव के बीच में नेता जो कहता है उसको अगर आप पकड़ के रहिएगा तब तो बहुत ही खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल। एक पुरानी कहावत है ज्ञानेश्वर जी की, शिकार के बाद जी। शिकार के बाद, युद्ध के हम्म। दौरान और चुनाव के हम्म। पहले जितने झूठ हम्म। बोले जाते हैं उतना कभी नहीं बोला जाता है। तो शिकार के बाद, युद्ध के दौरान और चुनाव के और बाद। चुनाव से पहले जितना चुनाव से झूठ बोला पहले। जाता है, वो तो भाई जी। शिकारी शिकार करके आएगा, भले हरकारे ने मारा हो शेर को, लेकिन जी। राजा साहब उस पर पैर रख के फोटो खिंचवाएंगे और राजा साहब की बहादुरी लिखी जाएगी कि इन्होंने कैसे शिकार किया। तो इतना बिल्कुल। झूठ शिकार के बाद बोला जाता है, युद्ध के दौरान बोला जाता है, चुनाव से पहले बोले जाते हैं, और हम्म। उसको कोई पकड़ के नहीं बैठता है। चुनाव के पहले नेता कहता है, हम कहे ना, एक रात पहले तेजस्वी ने कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, और हम्म। आपको 25 सीटें आई, तो कोई उनसे पूछ रहा है कि भाई आप कल कह रहे थे कि आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन जी। सब आदमी प्रशांत किशोर से पूछ रहे हैं कि आप कह रहे थे कि उनको 25 ही सीट आएगी। भाई वो हम्म। उन्हीं की जगह लेने की राजनीति कर रहे थे। हम्म। उनको लग रहा था कि एक स्पेस जो बन सकता है वो उस तरह की राजनीति, हम बार बार कहते रहे थे कि वो नीतीश कुमार के ट्रू जो लिगेसी का जो हेयर हो सकते हैं, ट्रू हेयर अप्रेंट जिसको बोलते हैं, असली वास्तविक उत्तराधिकारी जो हो सकते हैं बिहार को में, जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार ने किया, तो प्रशांत किशोर है। वो उस तरह की बिल्कुल। राजनीति करके वो जगह बना सकते हैं जो नीतीश कुमार के जाने के बाद खाली होगी। तो वो हम्म। उस जगह के लिए लड़ रहे थे, तो उस पार्टी के लिए कह रहे थे कि ये पार्टी खत्म होगी, और साथ ही उस नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति भी दिखाते थे कि वो ईमानदार नेता है और तेजस्वी के मुकाबले कभी भी हम उनको चुनेंगे। इन दोनों बातों का मकसद था कि जो वोटर नीतीश कुमार को छोड़े वो इनकी तरफ आए, और वो आ बिल्कुल। रहा था ज्ञानेश्वर जी, वो वोटर आ रहा था। जो आपने लिखा भी और आपने चलाया भी कि जो लोग वोट देने जा रहे थे प्रशांत किशोर को, बूथ पर जाकर के भी बदले, जी तो बूथ बिल्कुल। पर जाकर के उनके वोटर बदले, इसमें कोई हम्म। संदेह नहीं। तो वो वोट आ रहा था उनको, और हमारा भी अनुमान था कि कम से कम 8-9%, 10% तक उनको वोट आएगा। वोट 3.5% आया। तो वो हम्म। इस वजह से आया कि जो वोटर जा रहा था वहां, वो जाकर के वहां इन मौके पर जाकर के बदल गया, वहां जाकर के वोट नहीं किया, क्योंकि ये भय पैदा हो गया। जंगल राज का जो नैरेटिव बना वो इतना हम्म। पावरफुल हो गया कि भाई अगर हम लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया तो तेजस्वी यादव आ जाएंगे, आरजेडी का राज आ जाएगा, और लोग परेशान थे इस बात से, तो इसलिए नहीं आया वो वोट। लेकिन उसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। एक स्पेस राजनीति में उन्होंने अपना बना लिया है। उन्होंने अपने मुद्दों से जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना, वो पूरा नैरेटिव उनका बनाया हुआ था। पलायन का जी। मुद्दा उनकी वजह से बना, यूथ का मुद्दा उनकी वजह से बना, बदलाव का मुद्दा उनकी वजह से बना, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा उनकी वजह से बना, रोजी रोजगार और फैक्ट्री लगाने का मुद्दा उनकी वजह से बना। तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। उस समय भी उनके पास कोई विधायक नहीं था, कोई विधायक नहीं था। पैदल चल के सड़क पर उन्होंने आज कहा, और हमको बड़ा, हम इमोशनल हो रहे थे सुन करके जब उन्होंने कहा कि मैंने कोई गुनाह थोड़े किया है। तो उन्होंने क्या गुनाह किया, क्या गलती की है उन्होंने, क्या गलती की, कोई बताए नहीं कि गलती क्या है उनकी। हम्म। अपना कमाया हुआ पैसा उन्होंने बिहार में आकर के लगा दिया, और 3 साल पैदल घूमे, ये उनकी गलती है कि वो पैदल घूम रहे थे और लोगों को जगा रहे थे, सोए हुए लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, ये उनकी गलती हो गई। तो ये वो उसके अधिकारी, मतलब वो तारीफ के हकदार हैं। चुनाव हार जाना अलग बात है। बहुत सारे लोग, बड़े नेता चुनाव हारे हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि तमाम बड़े नेता जिनकी लीगेसी इस देश में है, या तो चुनाव नहीं लड़े हैं या बार बार चुनाव हारे। डॉक्टर अंबेडकर कोई चुनाव नहीं जीते थे, हमको लगता है संभवतः एक ही चुनाव वो जीत पाए थे। वो बार बार चुनाव हारते थे और उनको ले आया जाता था, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कैसे ले आया गया, और उसके बाद कैसे वो आए राज्यसभा के रास्ते, ये सब लोग जानते हैं। डॉक्टर लोहिया एक ही बार लोकसभा का चुनाव जीते, किशन पटनायक एक ही बार लोकसभा का चुनाव जीते। इस देश पर सबसे ज्यादा नैतिक असर रखने वाले महात्मा गांधी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस के भी अध्यक्ष सिर्फ एक ही बार रहे वो, तो और एक ही साल के लिए लड़े। 1924 में 1 साल के लिए बेलगावी कांग्रेस में वो अध्यक्ष बने, फिर ना उसके पहले कभी बने ना उसके बाद बने, जबकि लोग कई कई बार अध्यक्ष बने, दूसरे कई नेता थे, लेकिन गांधी कोई नहीं हो गया। तो ये तमाम ऐसे लोग जिन लोगों ने इस देश के धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक के मानस को, उनकी चेतना को प्रभावित किया है, वो सब लोग बिना चुनाव लड़े रहे हैं या बहुत कम जीते हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है कि वो जीते, वो चुनाव लड़े या नहीं लड़े, वो हारे या जीते, उनकी पार्टी का कोई विधायक है या नहीं है। वो जिन मुद्दों को लेकर के चले हैं, उन मुद्दों को लेकर के अगर वो चलते रहेंगे तो बिहार एक दिन उनको स्वीकार करेगा। क्यों? अब ये थोड़ी दूसरे तरह की बात हो गई, सैद्धांतिक वैचारिक बात हो गई। ट्रू पॉलिटिकल सेंस में आप देखें
तो अब तेजस्वी यादव के लिए रास्ते लगातार बंद होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अल्टीमेटली उनका वोटर शिफ्ट होगा, उनके साथ जो उम्मीद लगा करके जुड़ा है वो शिफ्ट होगा। देखिए, यादव समाज को भी बहुत दिन तक आप सत्ता की हिस्सेदारी से दूर नहीं रख सकते, वो कितने दिन तक सत्ता से बाहर बैठे रहेंगे। और इस बात पर कि जब लालू यादव का परिवार बनेगा तभी हम सत्ता लेंगे, वो क्यों नहीं सत्ता पावर शेयर कर सकते हैं विजेंद्र यादव के साथ, नरेंद्र यादव के साथ या नित्यानंद राय के साथ? वो किसी के साथ पावर शेयर कर सकते हैं, तो रामकृपाल यादव के साथ क्यों नहीं वो पावर शेयर कर सकते हैं? उनके साथ जाकर उनके सत्ता में हिस्सेदार हो सकते हैं। तो उनको सत्ता चाहिए, तो वो इनको छोड़ेंगे तेजस्वी यादव को। और मुसलमान अपनी जगह अलग देख रहे हैं, उन्होंने इस बार भी ओवैसी में जगह देखी, कांग्रेस में अपनी जगह देखी है, तो और प्रशांत किशोर में भी देख रहे हैं। तो एक जो अभी जो एक स्पेस सिर्फ एक सिक्योर हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। हम जनता दल का भी यू का भी स्पेस बहुत सिक्योर नहीं मान रहे हैं। नीतीश के नहीं रहने पर उस पार्टी का क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो अभी बीजेपी के बाद एक बड़ा स्पेस खाली है बिहार की राजनीति में, और उस स्पेस के लिए प्रशांत किशोर लगातार अगर सड़क पर रहते हैं, वो रहेंगे। जैसा उन्होंने कहा है कि हम दुगनी ताकत से मेहनत करेंगे, और पैसे के लिए भी उन्होंने पहले कह चुका है कि एक राज्य को कह चुके हैं कि एक राज्य को जाकर के एक राज्य में चुनाव लड़ाएंगे और फिर उतना रुपया ले आएंगे कि 2 साल 3 साल हम काम चला लेंगे अपना। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ले आएंगे। वो तो बुद्धि की कमाई खा रहे हो, तो सरस्वती की कमाई हम सरस्वती देती है, तो वो लेके आएंगे और करेंगे बिहार के लोगों को और जागरूक करेंगे। देखिए, आप याद करिए ज्ञानेश्वर जी, कितने दशकों के बाद कोई राजनीतिक जागरूकता का अभियान चल रहा है, एक नई पीढ़ी नेताओं की पैदा हो रही है। जेपी के बाद कोई पीढ़ी नहीं तैयार हुई थी, बिल्कुल कोई किसी नेता की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ था राजनीतिक। प्रशांत किशोर ने कितने लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया है, हजारों नहीं लाखों लोगों को उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया है, और एक सेनानी के तौर पर वो तैयार हो रहे हैं। अगर वो लोग इनके साथ रहते हैं, ये उनको लेकर के चलते हैं, तो भविष्य उनका है, आगे की राजनीति में उनके लिए बहुत स्कोप। तो चलिए, भविष्य उनका है। अगले 24 घंटे में हम लोग यह भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि नीतीश सरकार का असली स्वरूप कैसा है, कौन क्या बन रहा है। तो हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।